से बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। वो अपने इकलौते बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन इधर राजेश ने तो अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर ली थी। राजेश और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजेश जो कि अमीर घर का लड़का था और वहीं काव्या गरीब घर की बेटी थी, इसलिए राजेश की माँ कविता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए राजेश ने अपने पापा की मदद से काव्या के घर वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर ली। पापा, क्या आपको लगता है माँ इस शादी को स्वीकार करेंगी? जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी माँ को भी मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, आप घर चलो और बहू को भी घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटा, मुझे पता है तू एक ना एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीतेगी और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। काव्या राजेश और अपने ससुर के साथ घर पहुंचती है, पर जैसा काव्या और राजेश ने सोचा था उसका उल्टा होता है। कविता ने काव्या को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो उन दोनों की खुशी से आरती कर रही थी। ये देखकर राजेश और उसके पापा तो हैरान ही रह गए। उन्हें लगा अब कविता पूरे घर को सर पर उठा लेगी, लेकिन उसका उल्टा होता है। आओ बहू, अंदर आओ। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुमने चुपचाप कर दी, लेकिन रिसेप्शन मुझे बहुत ही धूमधाम से चाहिए। मेरे भी तो अरमान है कि मेरी बहू को मेरे आस पड़ोस और रिश्तेदार सभी देखें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन की बात करता हूँ। काव्या मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसकी सास ने उसे अपना लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कविता बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल सकूं। कविता ने अपनी बहू को अपनाया नहीं था। वो तो बस सबके सामने अपनी बहू को अपनाने का नाटक करती है। कविता कंचन को अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों से मिलवाती है। क्या बात है कविता, तूने जो चोरी छुपे अपने बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात क्या है? अब क्या बताऊं, बहू बहुत ही गरीब घर से है बेचारी, इसलिए बस चुन्नी चढ़ा कर ले आए। इसके माता पिता में इतनी भी गुंजाइश नहीं थी कि इसके माता पिता बारात का स्वागत भी करें। अरे तुम क्या समझ रही हो, इसके घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, बहुत गरीब है बेचारी। अब राजेश को न जाने इसमें क्या दिख गया, और बच्चों को तो तुम जानती ही हो, बच्चों की जिद के आगे तो झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू न बनाती। अब तुम लोग आई हो रिसेप्शन में तो कुछ खा पी कर ही जाना। हमने रिसेप्शन में बहुत पैसा लगाया है और एक एक चीज बढ़िया बनवाई है। बहू गरीब घर से है तो क्या हुआ, ससुराल तो उसे अमीर मिला है ना। और चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं बाकी मेहमानों को देख लेती हूँ। सास की बातें सुनकर काव्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी काव्या के माता और पिता आ जाते हैं। काव्या तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और कविता मुंह बनाते हुए उनके सामने से चली जाती है। बेटा, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? तेरी सास ने तेरे साथ कोई गलत बात तो नहीं की? माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है माँ, जब से मैं आई हूँ तब से उन्होंने मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। सारा दिन बस ठाठ से बैठी रहती हूँ। काव्या अपने माता पिता से झूठ तो बोल देती है, लेकिन सच तो यही था कि कविता अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। जब तक राजेश और उसके पिता घर पर रहते, कविता काव्या से बहुत प्यार से बात करती, लेकिन जैसे ही वो लोग चले जाते अपने काम पर, कविता काव्या से सारे घर के काम करवाती। अरे वाह, खीर मुझे बहुत पसंद है और मेरा बड़ा दिन से खाने का मन भी कर रहा था। अरे बेटा, मुझे पता था, इसलिए मैंने शाम को बना दी तुम्हारे लिए खीर। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैंने चीनी भी कम डाली है खीर में, क्योंकि मुझे पता था तुझे मीठा कम पसंद है। पर माँ, इसमें मीठा तो बहुत तेज है। कविता झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं काव्या ने बनाई थी। अरे वो मैंने ही मीठा ज़्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी भी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से इस बात का ख्याल रखना। काव्या ने बात को संभाल लिया और कविता को सम्मान दिया, लेकिन कविता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। घर के सारे काम काव्या करती थी, लेकिन क्रेडिट कविता ले लेती थी। काव्या कभी भी इस बात के लिए कविता को कुछ नहीं कहती थी।
काव्या को लगता था अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है। करती सारा काम ये है, पर क्रेडिट मैं ले लेती हूँ, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा, ऐसे दाल नहीं गलेगी। अब मुझे लगता है सुनीता को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सुनीता बेटा। हाँ मैं बोल रही हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाओ। सुनीता कविता की सहेली की बेटी थी। कविता चाहती थी कि उसकी शादी उसके बेटे से हो, लेकिन राजेश ने तो काव्या से शादी कर ली थी। कविता चाहती थी कि किसी भी तरह से काव्या इस घर को छोड़कर चली जाए और सुनीता इस घर की बहू बन जाए। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास ही बिताओ। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे यहाँ ही रहो। जब तक काव्या इस घर में है तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती, इसलिए अपने इस रास्ते के कांटे को सबसे पहले घर से बाहर करो। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इस काव्या को घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो तुम राजेश के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ। राजेश तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर वो लट्टू हो जाएगा। पर आंटी मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, खाना काव्या बना लेगी। जब राजेश घर पर आएगा तो मैं उससे बोल दूंगी कि खाना तुमने बनाया है। अब सुनीता काव्या के पास जाती है और उसको अपनी मीठी मीठी बातों में ऐसा फंसा लेती है कि उससे साउथ इंडियन खाना बनवा लेती है। काव्या साउथ इंडियन खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके कानों में आवाज आती है। काव्या दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था तो मेरा पैर फिसल गया। आहा। माँ जी आप आराम से बेड पर लेट जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि कविता की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन तक बेड पर ही रहना होगा। सभी के जाने के बाद कविता सुनीता से कहती है, सुनीता यही मौका है, तुम मेरी सेवा कर कर सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नहीं आंटी, मैं आपके वॉशरूम और बाथरूम नहीं साफ कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही रहना होगा। मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, मैं नहीं कर सकती ये सब काम। जब आप ठीक हो जाओगे मैं तभी आऊँगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फ़ोन कर दिया है, वो गाड़ी भेज रही हैं। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। सुनीता की बातें सुनकर कविता की आँख खुल जाती है। जिसे वो अपना समझ रही थी वास्तव में वो अपनी नहीं थी। कुछ देर के बाद काव्या कमरे में आती है, कविता को अपने हाथों से खाना खिलाती है और दवाई खिलाकर उसे वॉशरूम भी लेकर जाती है। काव्या कविता की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू की ऐसे व्यवहार को देखकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना बुरा किया था। अब सुनीता जाने लगती है। अच्छा आंटी, मैं जा रही हूँ, आप जब ठीक हो जाओगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें बेवजह यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो, और हाँ, जब भी शादी करना तो हमें कार्ड जरूर भेज देना। मैं और मेरी बहू तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। अपनी सास के मुंह से अपने लिए इतना अच्छा सुनकर काव्या की आंखें भर आती हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है और सुनीता मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब कविता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसका व्यवहार काव्या के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखकर घर में सभी लोग बहुत